तो स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर मैरिड जोन में। आज जो है इंट्रोडक्शन टू रिसर्च। रिसर्च क्या है, उसका यूज़ हम क्यों करते हैं और किन कंडीशन में रिसर्च का यूज़ किया जाता है और कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, वो आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे, जानेंगे और समझेंगे कि रिसर्च क्या है। तो पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि रिसर्च क्या है, व्हाट इज रिसर्च। एक आम भाषा में अगर मैं आपसे पूछूं कि रिसर्च है क्या, तो आज की जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है उसमें क्या है, अंडरस्टैंड व्हाट रिसर्च इज एंड व्हाट इज इंपॉर्टेंट। व्हाट रिसर्च इज एंड व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट। रिसर्च क्या है और ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। Identify characteristics, objectives and types of research. Characteristics, objectives and types of research. कि रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उसके टाइप क्या होते हैं और उसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, कि वो हमारी किस ज़रूरत को जो रिसर्च है वो पूरा करती है। उसके बाद हम जानेंगे एक्सप्लोर स्टेप्स एथिक्स इन द रिसर्च प्रोसेस, कि जो रिसर्च करने के प्रोसेस में स्टेप्स क्या क्या लगते हैं और एथिक्स क्या क्या लगते हैं, कि किस तरीके से हमें रिसर्च को किया जाना चाहिए। नेक्स्ट हम इसमें जानेंगे लर्न हाउ टू डिस्टिंग्विश गुड रिसर्च फ्रॉम स्पेरिफिशियल डाटा गैदरिंग, कि एक अच्छी रिसर्च को कैसे हम बनाएंगे बहुत से गिवन डाटा से, कि हमारे पास डाटा बहुत सारा होगा तो हम अच्छी रिसर्च उसमें से बनाएंगे कैसे। ठीक है, तो चलिए पहला, व्हाट इज रिसर्च। किसी भी काम को करने से पहले या किसी भी चीज को करने से पहले उसके बारे में हम रिसर्च करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोग कोई एक इलेक्ट्रॉनिक, सपोज आप एक फोन है हमारे पास, फोन आप खरीदने जाते हो कि यार मुझे एक फोन लेना है, आपके मन में एक विचार आया कि यार मुझे फोन लेना है एक, ठीक है। अब उस फोन को लेने से पहले आप मार्केट रिसर्च करते हो कि यार जो फोन है इस टाइम पे कौन सा फोन बढ़िया चल रहा है, उसकी रैम कैसी है, कि कौन से फोन की रैम बेस्ट है, किसमें कौन से स्नैपड्रैगन डला है, कितना उसका कैमरा अच्छा है, कितना उसका जो बैटरी ड्यूरेशन है वो अच्छा है, उसका ग्लास कैसा है, उसकी स्क्रीन एमोलेड है या नहीं है, एलसीडी स्क्रीन तो नहीं है, और इन सब के बाद में क्या वो फोन ऐसा जो है हमारे बजट में फिट आएगा या नहीं। तो हम पूरी रिसर्च करते हैं कि हमारे बजट के अकॉर्डिंग कौन सा फोन हमें लेना चाहिए और कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स फोन में होने चाहिए जो हमें चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोगों को ना, जैसे ओल्ड एज लोग होते हैं, हमारे मम्मी पापा, उन्हें बहुत सी चीज़ें फ़ोन में नहीं करनी होती। उन्हें फ़ोन किस लिए चाहिए होता है, उन्हें फ़ोन सिर्फ बात करने के लिए, आजकल फ़ोन चलाने लगा यूट्यूब के लिए, बाकी गेम वगैरह के लिए और बाकी फ़ोन पे काम करने उन्हें फ़ोन नहीं चाहिए होता, तो वो कोई सा भी नॉर्मल फ़ोन यूज़ कर लेते। तो उनके ऑब्जेक्टिव्स हमारे ऑब्जेक्टिव से अलग होंगे। ठीक है, दूसरा ऐसा बंदा है जो गेमर है, आपने बहुत से देखा होगा, शायद आप भी गेम खेलते हो, पबजी हो गया, फ्री फायर हो गया, जो ऐसी गेम है वो जो कम रैम वाले फोन होते हैं उनमें चलती नहीं है, लैग करती है। तो ऐसे के लिए क्या चाहिए होगा, ऐसे बंदे को क्या चाहिए होगा कि अच्छी रैम वाला फोन चाहिए होगा, अच्छे स्नैपड्रैगन का फोन चाहिए होगा जिसमें उसकी जो गेम है वो अटके ना। ठीक है, जो उसकी गेम है वो अटके ना। तो इसलिए जो रिसर्च है, क्या होती है रिसर्च, किसी भी चीज को जानना, पहचानना, उसके बारे में उसकी गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी का पता लगाना, हमारे काम में वो चीज आएगी या नहीं आएगी, आएगी तो उसका क्या वर्थ होगा हमारे लिए, वो सब है रिसर्च। ठीक है, और किस लिए इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता ही दिया, कि रिसर्च हम इसलिए करते हैं कि कोई चीज हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है या नहीं है, हमारे वर्थ में है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट मैंने बता दिया ऑब्जेक्टिव। हर रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स अलग हो सकते हैं। ठीक है, और ये डिपेंड किस पे करेगा, रिसर्च करने वाले के ऊपर, उसके ऑब्जेक्टिव अलग हो सकते हैं, कि एक ही रिसर्च के ऑब्जेक्टिव अलग अलग इंसानों के पर्सपेक्टिव से अलग हो सकते हैं। जैसे अगर मुझे फोन खरीदना है और तो मैं उसमें बहुत सी चीजें देखूंगा कि उसमें रैम भी अच्छी होनी चाहिए, स्नैपड्रैगन अच्छा होना चाहिए,
कैमरा क्वालिटी अच्छी नहीं है, बैटरी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, लैग नहीं करना चाहिए। और अगर कोई ओल्ड एज बंदा फ़ोन खरीदने जाएगा, उसे उसे क्या चाहिए होगा, सिर्फ फ़ोन पे बात करनी है। तो ऑब्जेक्टिव सबके अलग अलग हो सकते हैं, और एक ही रिसर्च के लिए दूसरों के डिफरेंट डिफरेंट पर्सन्स के डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, एंड टाइप्स ऑफ रिसर्च भी अलग अलग होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे। एक्सप्लोर स्टेप्स एंड एथिक्स इन द रिसर्च प्रोसेस, कि एक एथिकल, एक अच्छी रिसर्च के लिए क्या क्या स्टेप जरूरी है, उसका प्रोसेस क्या क्या होता है, कि कैसे कैसे उसे हमें प्रोसेस करना है। ये तो हो गई एक नॉर्मल रिसर्च जो हम दिनचर्या की बात में हम यूज करते हैं। बाकी अगर एक बहुत अच्छी खासी रिसर्च हो गई तो उसके लिए हमें स्टेप बाय स्टेप काम करना पड़ता है, ठीक है। लर्न हाउ टू डिस्टिंग्विश गुड रिसर्च फ्रॉम सुपरफिशियल डाटा एंड गैदरिंग। सुपरफिशियल डाटा का मतलब क्या हो गया, बहुत सारे सुपरफिशियल डाटा हमारे पास है और उसमें से हमें एक अच्छा डाटा, एक वर्दी डाटा हमें निकाल के उस रिसर्च को अच्छा बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। रिसर्च सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन टू गेट नॉलेज और सॉल्व प्रॉब्लम। सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन टू गेन नॉलेज और सॉल्व प्रॉब्लम। एक सिस्टमैटिक वे में किसी चीज की नॉलेज लें, जो मैंने बताया कि फोन कैसा होना चाहिए, उसके स्पेक्स क्या क्या है, कितने जीबी की रैम है, वो सारी नॉलेज लेना जो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, समझ रहे हो। फॉर एन एग्जाम्पल, अभी थोड़े दिनों बाद हमारे देश में वो होने वाला है, सेंसस होने वाला है। सेंसस मतलब जनगणना। जनगणना क्यों होती है, वो भी एक क्या है, एक डाटा है, कलेक्शन ऑफ डाटा करेंगे कि किस घर में कितने लोग हैं, किस राज्य में कितने लोग हैं, किस शहर में कितने लोग हैं, हमारे पूरे देश में कितने लोग हैं, वो क्या क्या काम करते हैं, उनका डेली का रूटीन क्या क्या है, डेली वेजेस पे वो कितने कमा लेते हैं, वो सारी चीज़ें गवर्नमेंट गैदर करेगी इन सेंसस, ठीक है। अब जो सेंसस होगा तो उस डाटा का क्या करेगी, उसको रिसर्च में लगाएगी और उस रिसर्च से प्रॉब्लम सॉल्व करेगी। क्या प्रॉब्लम सॉल्व करेगी, फॉर एग्जाम्पल अगर सेंसस में एक डाटा निकल के आता है कि हमारे देश में एक परसेंटेज ऑफ युवा बेरोजगार है, ठीक है, अनएम्प्लॉयड है, तो उस परसेंटेज को, एक नॉन परसेंटेज को गवर्नमेंट यूज करेगी उस डाटा को कि हमारे इतने परसेंट नौजवान जो है बेरोजगार है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो क्या बनाएगी, पॉलिसीज बनाएगी। कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे है, उनको गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए पॉलिसीज बनाएगी। तो क्या करती है रिसर्च, प्रॉब्लम सॉल्व करती, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी मतलब जैसे इस जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या है, वो वर्ड आया कहां से है, तो देखते हैं। री सर्च, ठीक है, री का मतलब अगेन और सर्च का मतलब टू लुक, तो ये क्या होगा, इक्वल टू सर्च अगेन। देखिए कोई भी चीजों की हमें नॉलेज थोड़ी बहुत पहले होती है, ठीक है, लेकिन जब हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने की बारी आती है तो हम दोबारा से उस चीज को देखते हैं, उसको ध्यान से उसकी नॉलेज गेन करते हैं, उसकी रिसर्च देखते हैं कि वो क्या है और हमारी प्रॉब्लम को वो सॉल्व कैसे करेगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं पर्पस। डिस्कवर फैक्ट्स, वेरीफाई थ्योरीज, फाइंड सॉल्यूशन। एक रिसर्च का मतलब क्या होना चाहिए, क्यों करते हैं, डिस्कवर फैक्ट्स। अब कुछ जो वैज्ञानिक होते हैं वो रिसर्च करते हैं फैक्ट्स को जानने के लिए। रिसर्च आपने सुना होगा कि इस चीज पर रिसर्च चल रही है, कैंसर की दवाई पर रिसर्च चल रही है, ठीक है, तो वो क्या होगा, सोल्यूशन ढूंढे कैंसर का, उस पर रिसर्च चल रही है, तो वो भी एक तरह थियरीज, वेरीफाई थियरीज। कोई थ्योरी है कि भैया जो डायनासोर थे वो इतने लाख साल पहले जीवित थे, अब फिल्मों में दिखा दे कि जो डायनासोर थे वो कैसे दिखते हैं। आपने देखा होगा फिल्मों में जो डायनासोर दिखाते हैं वो हमेशा हम कैसे देखते हैं, स्किन्ड, मतलब कैसे कि उनकी मसल और स्किन चिपकी हुई है, जैसे कि किनकी होती है, मगरमच्छों की होती है। लेकिन अब जो नई रिसर्च सामने आई है उसमें यह कहा गया है कि जो डायनासोर थे वो वैसे नहीं दिखते थे जो हम फिल्मों में देखते हैं, जो हम अज्यूम करते हैं। वो कैसे दिखते हैं, उनके ऊपर जो बर्ड्स होते हैं ना, फेदर,
बाल होते थे उनके ऊपर, रंग बिरंगे बाल होते थे। ये नई सर्च आई है। तो इस थ्योरी को वेरीफाई करके, रिसर्च करके इस थ्योरी को वेरीफाई किया गया कि कई जगह से है ना जो डायनासोर्स है उनकी हड्डियों के साथ साथ है ना फेदर्स भी मिले हैं, बाल मिले हैं जो रंग बिरंगे हो सकते हैं। तो क्या करती है रिसर्च, थ्योरीज को वेरीफाई करती है। अगर सिर्फ अगर ये मुंह से बोल देते कि भैया मेरी थ्योरी है कि ना जो डायनासोर थे ऐसे नहीं दिखते थे, उनके शरीर पे बाल होते थे, तो उसको नहीं माना जाता बस। लेकिन रिसर्च क्या करती है, थ्योरी को वेरीफाई करती है, डिस्कवर फैक्ट्स को डिस्कवर करती है और सोल्यूशन को फाइंड करती है। जैसे कैंसर की दवाई पर रिसर्च चल रही है, ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल क्या होगा, मार्केट सर्वे टू लॉन्च अ न्यू स्टार्टअप, अप्लाइड रिसर्च। अब एक टाइप आ गया अप्लाइड रिसर्च का, कि एक स्टार्टअप को शुरू करने के लिए मार्केट रिसर्च करते हैं लोग। फॉर एन एग्जांपल, जैसे आपने देखा होगा शार्क टैंक नाम का शो आता है, उसमें देखा होगा लोग नए नए स्टार्टअप लेके आते हैं अपने फंडिंग मांगने। तो अपना स्टार्टअप शुरू करने से पहले उन्होंने क्या किया होगा, उन्होंने रिसर्च की होगी कि मार्केट में किस चीज़ की कमी है या कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसे मैं सॉल्व कर सकता हूँ, और सॉल्व करूँगा तो कैसे करूँगा, कितने पैसे लगेंगे, कितना कैपिटल लगेगा, क्या क्या चीज़ें लगेगी, कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो उसे क्या गया अप्लाइड रिसर्च, मार्केट सर्वे टू लॉन्च अ न्यू स्टार्टअप। उन्होंने क्या किया कि मार्केट में गए और सर्वे किया कि किस किस चीज़ की कमी है क्या नहीं है। फॉर एग्जांपल, जैसे बहुत साल पहले 2016-17 में जियो आया था। जियो के आने से पहले क्या था, जियो के आने से पहले क्या था, जो इंटरनेट के प्राइस से बहुत हाई थे। 1 GB इंटरनेट 250-300 रुपये का मिलता था, 1 GB, समझ रहे हो। तो उन्होंने मार्केट रिसर्च की कि भैया जो इंटरनेट है वो इंडिया में महंगा है। तो जियो वालों ने क्या किया, अंबानी साहब ने क्या किया, मार्केट रिसर्च की, पूरा अपना 2016 में लॉन्च भले ही किया, लेकिन 2014-13 से 2013-14 से उनकी प्लानिंग चल रही थी जियो को लॉन्च करने का। उन्होंने पूरी मार्केट का रिसर्च किया कि कहाँ से मैं टावर्स लूँगा, कहाँ से मैं डाटा का वो बनाऊँगा, हब बनाऊँगा, कितने में डाटा बनाऊँगा, नए नए टावर्स लगाए। तो वो उन्होंने पूरी मार्केट रिसर्च करके 2016 में जियो को लॉन्च किया कि क्या क्या दिक्कत। उन्होंने एक प्रॉब्लम पकड़ी कि क्या हमारे जो देश में डाटा है वो बहुत हाई है, वो बहुत महंगा है। तो उन्होंने वो उस प्रॉब्लम को पकड़ा, उस पर रिसर्च किया और उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। दैट इज कॉल्ड अप्लाइड रिसर्च, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, एक रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, एक रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सिस्टमैटिक एंड ऑब्जेक्टिव। एक जो रिसर्च होनी चाहिए वो सिस्टमैटिक वे में होनी चाहिए और उसका एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, चाहे वो फाइंडिंग सॉल्यूशन, चाहे वो किसी थियरी को वेरीफाई करना हो, चाहे वो एक फैक्ट को जानना हो, लेकिन उसका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। क्या क्या मैंने बोला, फैक्ट को जानने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, या फिर थ्योरी को वेरीफाई करने के लिए, थ्योरी को वेरीफाई करने के लिए। तो कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव रिसर्च का क्या होना चाहिए, होना चाहिए, और सिस्टमैटिक वे में होनी चाहिए। ये नहीं कि कभी भी कुछ भी कर दिया। एक अच्छी रिसर्च तभी मानी जाएगी जब हम उसे सिस्टमैटिक वे में करेंगे, ठीक है। बेस्ड ऑन एविडेंस, इंपेरिशियल होनी चाहिए। जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं उसका एविडेंस होना चाहिए, एविडेंस बेस होनी चाहिए। जैसे मैंने बताया कि बहुत सालों से ये थियरी चल रही थी कि भैया जो डायनासोर्स है वो ऐसे नहीं दिखते जो हमें फिल्मों में आज तक दिखाए गए हैं, ठीक है। उन्होंने क्या किया, जो डायनासोर की हड्डियां मिली थी, डायनासोर्स की जो हड्डियां मिली थी, डायनासोर्स की जो हड्डियां मिली थी, उन्होंने क्या किया कि उनके ऊपर सिर्फ स्किन डाल दी और उन्हें दिखा दिया। लेकिन डायनासोर्स ऐसे नहीं दिखते थे। थियरी चल रही थी कि भाई कोई भी जानवर को हम ऐसे नहीं दिखा सकते, उसे हम कुछ ना कुछ उसमें कमी है। लेकिन वैज्ञानिकों ने ये नहीं माना। फिर रिसर्च की गई और बहुत सी जगहों पर डायनासोर की हड्डी के ऊपर उनके साथ साथ फेदर्स मिले, बाल मिले,
तो ये एक वो एविडेंस मिल गया कि भैया जो डायनासोर थे उनके ऊपर बाल होते थे, जैसे पक्षियों के ऊपर होते, बर्ड्स के ऊपर होते, उनके ऊपर भी एक लेयर ऑफ वो होती है। ठीक है, ठीक है। तो एक रिसर्च में क्या होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए, एम्पिरिकल रिसर्च होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं लॉजिकल एंड एनालिटिकल। लॉजिकल मतलब हवा में बातें नहीं करनी चाहिए, एक रिसर्च में हवा में बातें, एविडेंस होने लॉजिकल होनी चाहिए कि अगर कोई एविडेंस ना भी हो तो एक लॉजिक हो कि विदाउट एविडेंस आप अपनी बात को लॉजिकली समझा पाओ कि ये ऐसे होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एल्बर्ट आइंस्टीन का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। उन्होंने जब अपनी थ्योरी दी थी E=mc², E=mc², जब उन्होंने अपनी ये थ्योरी दी थी तो उनके पास तो कोई एविडेंस नहीं था कि भैया वो जो ब्रह्मांड में जाके, यूनिवर्स में जाके उसका मास जो है वो पता लगाए, नापे। उन्होंने सिर्फ अपने दिमाग से थ्योरी दी, लेकिन वो इतनी लॉजिकल थी कि वो आगे चल के बहुत सी थ्योरी का बेस बना। ठीक है, अब उस टाइम पे तो स्पेसशिप की भी कुछ वो हुई नहीं थी, इन्वेंशन हुआ नहीं था कि हमें उस पर जाना, लेकिन उन्होंने क्या कहा, लॉजिकली उन्होंने ये कहा, वो अपनी थ्योरी दी जो आज उसका बेस है। स्टीफन हॉकिंस एक एग्जांपल है। स्टीफन हॉकिंस का आपने सुना होगा, उन्होंने टाइम टेबल में बहुत सारी थ्योरी दी है, बहुत सारी उन्होंने रिसर्च किया टाइम टेबल के ऊपर। फॉर एग्जांपल उन्होंने एक कहा कि उन्होंने एक इनविटेशन छपवाया। जब उन्होंने इनविटेशन छपवाया तो उसमें उन्होंने जो डेट डाली वो 2 दिन पहले की डेट डाली, जो डेट बीत चुकी है, जो पास्ट है, और उन्होंने वो इनविटेशन बांट दिया। उन्होंने कहा कि अगर कोई टाइम टेबल अगर सिद्ध होता, तो अगर कोई टाइम टेबल होता तो वो मेरी पार्टी में पहले आ चुका होता, कि मैंने पार्टी पहले कर ली लेकिन इनविटेशन आज छपवाया है। अगर कोई टाइम टेबल होता तो वो टाइम टेबल करके मेरी पार्टी में आया था, और टाइम टेबल पॉसिबल नहीं है। तो लॉजिकली उन्होंने क्या करा कि अपनी बात को इतना लॉजिकली एक्यूरेट बनाया कि एविडेंस की जरूरत नहीं पड़ी। तो हमारी रिसर्च क्या होनी चाहिए, लॉजिकल होनी चाहिए और एनालिटिकल होनी चाहिए, जिसे एनालाइज किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं साइक्लिकल। ठीक है, साइक्लिकल का मतलब यहाँ पे आता है कि जो हमारी जो रिसर्च है बिगेन विद क्वेश्चन एंड इन कंक्लूजन, एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट होगी हमारी रिसर्च। फॉर एग्जांपल जो मैंने कहा कि रिसर्च क्यों करते हैं, मेनली किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि ऐसा क्यों हुआ, या किसी थ्योरी को वो करने के लिए कि ऐसा क्यों हुआ, और सीधा वो कंक्लूजन कि भाई ऐसा इसलिए हुआ। ठीक है, क्यों हुआ, इसलिए हुआ। ये एक क्वेश्चन है और रिसर्च करके हमने उसका आंसर निकाला। एक प्रॉब्लम है और रिसर्च करके हमने उसका सॉल्यूशन निकाला, उसका कंक्लूजन पे पहुंचे हम। ठीक है, अब एक और आता है मस्ट बी रिप्लेसेबल एंड एथिकल, कि जो हमारी रिसर्च है वो नई आने वाली रिसर्च के साथ क्या हो सके, रिजिड ना हो, रिप्लेसेबल होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है तो एक प्रॉब्लम के कई सॉल्यूशन हो सकते हैं, एक क्वेश्चन के कई आंसर हो सकते हैं। तो हमारी रिसर्च ऐसी होनी चाहिए जो रिप्लेसेबल हो नई रिसर्च के लिए। जो नई रिसर्च आए या नई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आए तो उसके लिए जगह दे, रिप्लेसेबल हो। वन एग्जाम्पल मैंने डायनासोर का एग्जाम्पल दिया था कि पहले डायनासोर्स को ऐसा माना जाता था, फिर जो नई रिसर्च हुई उससे माना गया कि भैया जो डायनासोर्स है उनके जो बॉडी पे फेदर्स होते थे, तो वो क्या थी, पुरानी रिसर्च रिप्लेस हो गई। तो एक रिसर्च रिप्लेसेबल होनी चाहिए, रिजिड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नॉलेज जनरेशन। ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च क्या होगा, नॉलेज जनरेशन, बेसिक रिसर्च, कि नॉलेज को जनरेट करना, नॉलेज को बनाना एक रिसर्च का क्या होगा ऑब्जेक्टिव। प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करती होगी ऐसी रिसर्च। ठीक है, थियोरी टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट, थियोरी टेस्टिंग होगी कि थियोरेटिकली वो पॉसिबल है, थियोरेटिकल पॉसिबल है और डेवलपमेंट हुई है उस रिसर्च की। ठीक है, वेरिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज, उस रिसर्च से पहले जो नॉलेज हमारे पास थी उसको वेरीफाई करना।
ठीक है, ये सब होगा ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं टाइप ऑफ रिसर्च, जो बड़ी देर से कह रहा हूँ कि आगे पढ़ेंगे। बेसिक वर्सेस अप्लाइड क्या होता है? बेसिक रिसर्च में सिर्फ हम क्या करेंगे, नॉलेज को गैदर करेंगे, क्वेश्चन का सॉल्यूशन ढूंढेंगे, आंसर ढूंढेंगे। क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव मतलब क्या होगा, जैसे इसके नाम में दिखा रहा है क्वालिटी। क्वालिटेटिव मतलब किसी की क्वालिटी का पता करना, रिसर्च करना, किसी क्वालिटी के पर रिसर्च करना। और क्वांटिटेटिव मतलब किसी की क्वांटिटी पे रिसर्च करना। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव को हम नाप नहीं सकते, क्वांटिटेटिव को हम नाप सकते हैं, दैट इज द बिगेस्ट डिफरेंस। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एनालिटिकल रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होती है, जो डिस्क्रिप्शन देते हैं, रिटर्न या फिर रिटर्न। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपने घर पे बैठे बैठे दिमाग में अपने कोई थियोरी बनाई और उसे लिख दिया, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। बहुत से लोग जो पीएचडी करते हैं वो यही रिसर्च अपने आगे देते हैं, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, कि हमने चिंता गहन किया किसी विषय के बारे में, किसी टॉपिक के ऊपर, कि अच्छा उस जमाने में ऐसा होता था या उस जमाने में ऐसा होना चाहिए था, तो वो हो गई डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, जो रिटर्न है हमारे पास, जो हम राइट करते हैं। एनालिटिकल मतलब कि कोई हमारे पास चीज़ है, उसे हमने एनालिसिस किया उसका, और उस पर रिसर्च की, एनालिसिस कर करके कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, उसे एनालाइज किया। ठीक है, नेक्स्ट आता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल मतलब जो नाम से ही दिखता है कि हमने किसी चीज़ पे एक्सपेरिमेंट किया है, जो साइंस के टॉपिक में होती है, जो साइंस के क्षेत्र में होती है, उसे कहते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, कि बहुत सी चीज़ों पे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रिप्टिव, एनालिटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, बेसिक वही होगा, डिस्क्रिप्टिव या रिटर्न, जो बेसिक रिसर्च है सिर्फ नॉलेज को गेन करना। अप्लाइड क्या होगा, जो मार्केट रिसर्च होती है, कि मार्केट में जाके हमने एक रिसर्च किया, उसे अप्लाई किया अपनी डेली लाइफ में, अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में अप्लाइड किया, दैट इज अप्लाइड रिसर्च। ठीक है, अब क्वालिटेटिव रिसर्च का भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, इंटरव्यूइंग टीनेजर्स फॉर स्क्रीन एडिक्शन। अभी एक टीनेजर है, ठीक है, अब इसको स्क्रीन, अब है ना बहुत ही ना कॉमन हमारे पास ना प्रॉब्लम है स्क्रीन एडिक्शन की। स्क्रीन एडिक्शन क्या है कि बहुत से बच्चों में आजकल स्क्रीन एडिक्शन हो गया है, बिना स्क्रीन के वो रह नहीं सकते, बिना मोबाइल के। अब वो आप मोबाइल समझ लो, टैब समझ लो, स्मार्ट टीवी आ गए वो समझ लो, वो उसके रह नहीं सकते। देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बनी है, ठीक है, बहुत सारी सोशल मीडिया थिंग्स हो गई, उसके बिना ये रह नहीं सकते। ठीक है, अब ये बहुत सी बीमार, ये एक मेंटल डिसऑर्डर बच्चों में आता जा रहा है। आपने देखा होगा 3 साल के, 4 साल के, 5 साल के बच्चों को माँ बाप है ना फ़ोन दे देते हैं, स्मार्टफोन दे देते हैं, उसमें गेम खेलते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, बहुत सी चीज़ें करते हैं। तो बचपन से ही उनकी कंडीशनिंग ऐसी कर दी गई है माँ बाप ने कि अब वो बिना स्क्रीन के नहीं रह सकते। ठीक है, पहले के ज़माने में क्या होता था कि जब बच्चों के पास इतनी वो नहीं थी, तो वो बहुत बाहर जाके आउटडोर गेम्स खेलते थे अपने फ्रेंड्स के साथ, रियल लाइफ फ्रेंड्स के साथ वो आउटडोर गेम खेला करते थे। ठीक है, लेकिन आजकल के बच्चों में ये एडिक्शन हो गया है, किसका, स्क्रीन का। और ये एग्जाम्पल है क्वालिटेटिव रिसर्च का, फॉर इंटरव्यूइंग टीनेजर्स फॉर स्क्रीन एडिक्शन, कि हमने एक टीनेजर जो कि स्क्रीन एडिक्शन है, जिसे क्या है, स्क्रीन एडिक्शन है। अब ऐसे बच्चों का क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा, बच्चों को नहीं बड़ों को भी हो सकता है, जब बहुत ज़्यादा स्क्रीन एडिक्शन हो जाता है ना, तो बच्चे के माँ बाप क्या करते हैं, अब बहुत से स्कूलों में ना काउंसलिंग सेशन होने लगे हैं बच्चों के। ठीक है, तो काउंसलिंग, ऐसे बच्चों की काउंसलिंग करना, ऐसे बच्चों की काउंसलिंग करना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव, कि इसमें हम किसी चीज़ को नाप नहीं रहे, किसी चीज़ की क्वांटिटी पता नहीं गई, तो ये है क्वालिटेटिव रिसर्च, कि हम एक क्वालिटी क्या है, बैड क्वालिटी ऑफ स्क्रीन टाइमिंग की यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इस बच्चे को जब काउंसलर काउंसलिंग करेगा इसकी, कि बच्चे क्यों आप इतनी मोबाइल देखते हो, क्यों आपका स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा है,
तो वो क्या कर रहा है, एक तरीके की नॉलेज गेन कर रहा है इस बच्चे से। क्या कर रहा है, नॉलेज गेन कर रहा है, ठीक है, नॉलेज ले रहा है कि इस बच्चे के साथ दिक्कत क्या है, कि आपके दोस्त नहीं है, आपके घर में कोई बात करने वाला नहीं है। वो क्या कर रहा है, इस बच्चे से नॉलेज ले रहा है और उस बच्चे के दिमाग पे क्या कर रहा है, एक तरीके की क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहा है। और उसके बाद वो सोल्यूशन निकालेगा कि इस बच्चे के साथ दिक्कत क्या है, कि किसका स्क्रीन टाइम इतना ज्यादा क्यों है। कोई भी रीजन हो सकता है, जैसे नेग्लिजेंस ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट्स का नेग्लिजेंस, कि बच्चे अब माँ बाप बच्चे पे ज्यादा ध्यान दे नहीं पा रहे, तो बच्चा अकेला महसूस कर तो फोन में लगा हुआ है, बच्चे के दोस्त नहीं है, तो कुछ भी हो सकता है। तो ये है क्वालिटेटिव रिसर्च, ठीक है। अब यही पे क्वांटिटेटिव रिसर्च होती कि बच्चे के मार्क्स के ऊपर बात की जाती है, भैया मार्क्स क्यों नहीं आ रहे, बच्चे के मार्क्स इतने इतने नंबर इस पे है, मैथ में कम नंबर है, साइंस में कम नंबर है, लेकिन हिंदी में ज़्यादा, इंग्लिश में ज़्यादा है। वो क्या हो जाती है, जब हम नंबर्स की बात करते हैं तो वो क्या हो जाती, क्वांटिटेटिव रिसर्च, जहाँ पे डाटा आ जाता, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हमारा आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। अब रिसर्च का प्रोसेस जो मैंने बताया था कि रिसर्च कैसी होनी चाहिए, एक सिस्टमैटिक वे में होनी चाहिए, एक सिस्टमैटिक वे होनी चाहिए रिसर्च का। तो क्या होनी चाहिए, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, कि हमें किस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है। तो हमें आइडेंटिफाई तो करना पड़ेगा कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, कि हमें किस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है। तो पहला स्टेप ये होगा, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। रिव्यूइंग लिटरेचर, उस प्रॉब्लम के ऊपर हमारे पास जो प्रीवियस डाटा लिटरेचर के रूप में है, प्रीवियस डाटा जो तो उसमें से हमें क्या कुछ हेल्प मिल सकती है प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए। हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन मतलब एक जो थीसिस है, एक बहुत ही मतलब हम हाइपोथेसिस में चले जाए कि भैया ऐसा कर सकते हैं, वो हो गया अगर जरूरत है तो। ये जो इन सब को आउटरीच कर देगी, इन सब फॉर्मूलाज को, इन सब स्टेप को। फॉर एग्जांपल, बैड एग्जांपल मैं देखता हूँ कि जैसे आपकी गाड़ी को किसी ने टक्कर मारी थी, ठीक है, आपकी गाड़ी को किसी ने टक्कर मार दी और आप बिना सोचे समझे उससे जाके लड़ने लग गए, वो एक हाइपोथेटिकल कंडीशन हो जाएगी। तो हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन मतलब कि हमने अपने दिमाग में एक सिचुएशन बना ली, उसे जाके बिना किसी क्या बोलते हैं स्टेप्स के जाके हमने उसे अप्लाई कर दिया, दैट इज हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, ठीक है। और इसके आगे मैंने लिख भी रखा इफ नीडेड, अगर इसकी ज़रूरत हो तो, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिसर्च डिज़ाइन, रिसर्च को डिज़ाइन करना कि भाई मैं इतने इतने स्टेप लूँगा, इतना इतना टाइम लूँगा इस रिसर्च को डिज़ाइन करने में, इस रिसर्च को बनाने में, कंक्लूजन पे पहुँचने में, ठीक है। डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस, जैसे मैंने सेंसस का मेथड दिया था, सेंसस हिंदी में जनगणना, कि पहले गवर्नमेंट क्या करेगी, डाटा को कलेक्ट करेगी कि कितने लोग हैं, क्या नहीं करते, और उसे एनालिसिस करेगी कि भैया उस हिसाब से ही हम अपना बजट बनाएंगे, उस हिसाब से ही उसी डाटा के बेस पे हम क्या बनाएंगे, उसी डाटा को एनालिसिस करके क्या करेंगे, अपनी पॉलिसीज बनाएंगे कि भैया बेरोजगारी दर ज़्यादा बढ़ गई है तो उस पर वो बनाएंगे, वो हमें उस डाटा से पता चलेगा। नेक्स्ट है इंटरप्रिटेशन एंड कॉन्क्लूशन, उस डाटा पे को इंटरप्रिटेट करना, मतलब उस पॉलिसी हमने बना ली, अब उसे इंटरप्रिटेट करना मतलब उसे लागू करना और उसका कॉन्क्लूजन देखना कि अब वो सही दिशा में जा रही है या नहीं जा रही, ठीक है। रिपोर्ट राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन, अब उसको रिपोर्ट बनाना कि ऐसा काम हो चुका है और उसे प्रेजेंट करना, ठीक है। अब ये आता है नेवर स्किप लिटरेचर रिव्यू, इट्स योर रिसर्च जीपीएस, कि लिटरेचर रिव्यू को आप कभी रिसर्च मेथड में कभी स्किप मत करना, ये आपका जीपीएस है। जीपीएस का मतलब आम भाषा में जीपीएस का मतलब क्या होता है, जीपीएस होता है हमारे सबके फ़ोन में कि हमारी लोकेशन को वो बताना कि भाई हमारी लोकेशन क्या है। तो भैया जो मैंने बताया था लिटरेचर रिव्यू क्या है,
रिव्यूइंग लिटरेचर मतलब जो हमारे पास उस प्रॉब्लम से से रिलेटेड पुरानी प्रीवियस नॉलेज हमारे पास पड़ी है, प्रीवियस हमारे पास लिटरेचर पड़ा है, उसे देखना और उसके हिसाब से हमारी रिसर्च को डिज़ाइन करना। तो ये क्या कह रहे हैं, इट्स योर रिसर्च जीपीएस। तो हमें पता होगा कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है। फॉर एन एग्जाम्पल जैसे 2011 में आई थिंक जनगणना हुई थी, उस टाइम पे देश की आबादी कितनी थी। अब उस रिसर्च को लेके भी हम अब जो नई जनगणना होगी, सेंसस होगा, अब पहले लोग कितने थे, अब कितने हो गए, उससे भी तो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। एक वो मानेंगे कि भाई इतने परसेंट लोग बढ़ गए हैं, इतने परसेंट लोग मर चुके हैं, इतने परसेंट लोगों की जॉब लग चुकी है, इतने परसेंट लोग बेरोजगार है, पहले पर कैपिटा इनकम कितनी थी, अब कितनी है, महंगाई कितनी थी, अब कितनी है, इन्फ्लेशन कितनी रेट से बढ़ा है, वो सब क्या कैसे पता चलेगा। अगर हमारे पास क्या होगा, रिव्यूइंग लिटरेचर, प्रीवियस जो हमारे पास डाटा होगा उसी के साथ हमें उसे रिव्यू करना है। 10th आ गया आपका ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी। ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी मतलब एक अच्छी होनी चाहिए, ऑनेस्ट रिपोर्ट होनी चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल जनगणना वाले आपके घर आएंगे, सेंसस वाले, ठीक है, अगर वो आपसे लेंगे तो आप सब सच बता दोगे अपने बारे में ये है। अब किसी और से जाके अगर वो ये लेंगे, अगर उसके साथ आपके रिलेशन अच्छे हैं तो आपके बारे में अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, यार सर बहुत अच्छे आदमी है, ऐसा है वैसा है। अगर उसके साथ आपके रिलेशन क्या है, अच्छे नहीं है, तो वो बता देगा नहीं नहीं बहुत बेकार आदमी है, किसी काम के नहीं है, लड़ते रहते हैं, वो आपके बारे में वही बात है। तो जो एक रिसर्च होनी चाहिए हमें उस तरीके से करनी चाहिए जो हमें अच्छी बातें बताए, जो बिल्कुल ही सटीक रिलायबल चीज़ है वो बताए। तो एक रिसर्च कैसी होनी चाहिए, ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी होनी चाहिए उसमें, ठीक है। प्लेगरिज्म होना चाहिए, फ्री वर्क, फ्री वर्क होना चाहिए कि एक उसमें लचीलापन होना चाहिए, जो मैंने प्रीवियस में बताया था कि एक रिसर्च क्या नहीं होनी चाहिए, रिजिड नहीं होनी चाहिए। फ्री वर्क अपने से जो नई रिसर्च आएगी उसके लिए जगह बनाए, ठीक है। इन्फॉर्म कंसेंट ऑफ पार्टिसिपेंट्स, जिनके ऊपर रिसर्च हो रही है उन्हें पता होना चाहिए कि हमारा डाटा लिया जा रहा है, हमारे पे रिसर्च हो रही है। फॉर एग्जांपल बहुत सी कंपनीज पे, गूगल पे है ना, 1-2 साल पहले वो लगा था कि भाई जो गूगल है वो अपने यूजर्स का ना डाटा लीक करता है फॉर द रिसर्च। चाइनीज ऐप 2020 में लॉकडाउन के टाइम में ना चाइनीज ऐप पे बैन लगा दिया था गवर्नमेंट ने कि भाई चाइनीज ऐप इंडिया में चलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि जो हमारा डाटा है वो हमें बिना बताए क्या करता है, वो लीक करता है फॉर रिसर्च, ठीक है। तो भैया एक अच्छी रिसर्च के एथिक्स में क्या होना चाहिए, जिसका डाटा है, जो उस रिसर्च में पार्टिसिपेंट है उसका कंसेंट होना चाहिए, उसका कंसेंट होना चाहिए, उसकी मंजूरी होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, कॉन्फिडेंशियल एंड नॉन हार्म, कि जो रिसर्च है वो कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए और नॉन हार्म होनी चाहिए, कि किसी को तकलीफ पहुंचाए बिना हमें वो रिसर्च करनी है, ठीक है। AI रिसर्च टुडे नीड्स हैवी एथिकल सिक्योरिटी, देखिए जरा, बायस, प्राइवेसी एंड ETC। अब जो AI है, AI आ गया है, अब AI क्या कर रहा है कि हमारे डाटा को यूज कर रहा है हमारे लिए, ठीक है। अब एक ट्रेंड चला था अभी इंस्टाग्राम में, गिबली आर्ट। अब गिबली आर्ट बहुत लोगों ने बनाया, उस पर अपनी फोटोज डाली, ठीक है। अब आया कि वो जो डाटा है वो AI ने लीक कर दिया है, अब आपकी फोटो वो कहीं भी डाल सकता है। तो ये क्या है, AI नीड्स हैवी एथिकल सिक्योरिटी, बायस, प्राइवेसी। प्राइवेसी नहीं है, अगर आप किसी को डाटा दे रहे हो तो इसका मतलब वो कहीं और डाटा डाल सकता है। तो ये चीज़ है यहाँ पे। अब हमने क्या पढ़ा उसका रिपेयर कर लेंगे, रिसर्च क्यूरियोसिटी प्लस मेथड प्लस ऑनेस्टी। क्यूरियोसिटी होती है किसी काम को करने की, यार मुझे इसके बारे में, तो उसमें क्या आएगी, बेसिक नॉलेज, और सॉरी बेसिक रिसर्च और नॉलेज बेस्ड रिसर्च। या फिर तीसरा टाइप क्या था रिसर्च का, क्वालिटेटिव, ठीक है। मेथड, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, और कौन सा था, अप्लाइड रिसर्च। ये सब रिसर्च के टाइप हो गए। और एक रिसर्च में एथिकली अगर हम वो जोड़ दें तो रिसर्च क्या होनी चाहिए, एडवांस होनी चाहिए,
तो आज की क्लास में हमने जाना कि रिसर्च क्या होती है, उसको वर्ड को तोड़ के कि भैया उसके वर्ड को टूट के कैसे बनते हैं, उसके वर्ड क्या है रिसर्च, और कैसी होनी चाहिए, एथिकल होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, एथिकली कैसी होनी चाहिए, और कैसे कैसे रिसर्च करनी चाहिए, और रिसर्च के टाइप्स क्या क्या है वो हमने पढ़ लिए। उसके टाइप्स में क्या क्या होने चाहिए, डिफ्रेंसिएशन मैंने बता दिया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।